सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 की नई भर्ती के बारे में। और इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया वगैरह हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, छोटी से लेकर बड़ी चीज के बारे में, जिसमें आप सभी को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को बता दें कि 12th लेवल की अगर कोई वैकेंसी होती है जो कि अपने आप में बेस्ट जॉब है, तो वो एसएससी सीएचएसएल ही होती है, जिससे आप भारत के किसी भी मंत्रालय में क्लर्क के पद पर तैनात हो सकते हैं, जिसमें आपको एलडीसी, डीईओ और जेएसए जैसी पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं। इसमें सैलरी आपको लेवल 2 से लेकर लेवल 4 तक की आपको सैलरी मिल जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप 12th पास हैं या फिर 12th पास अभी करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है, यानी पूरे भारत से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को यह समझना होगा कि यहाँ पे जो पोस्ट होती हैं वो आप सभी की, एक तो आपकी एलडीसी होती है, एक डीईओ होती है और एक जेएससी होती है, जेएसए। इसका मतलब है कि लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये 3 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं। जेएसए और एलडीसी की जो पोस्ट होती है इसके लिए आपको लेवल 2 की सैलरी होती है, और डीईओ की जो पोस्ट होती है इसके लिए लेवल 4 की सैलरी आप सभी को दी जाती है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपए आपकी सैलरी होती है। और इसकी जो सैलरी होती है, बहुत बार आपको लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि देखो, पहली बात तो लेवल होता है, इसके बाद जो नंबर सेकंड आती है वो आती है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो नॉर्मली आपकी जेएसए एलडीसी की अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 40-42 हजार के अप्रोक्स आपकी सैलरी बन जाती है स्टार्टिंग में। और बाकी का डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं तो अप्रोक्स 50,000 के अप्रोक्स आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी होती है। इस बार की अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो लगभग आपके 4,500 प्लस यहाँ पे वैकेंसी लगभग हो सकती है अप्रोक्स। मैं अभी आपको ये संख्या दे रहा हूं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले बात आती है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 3 टाइप की यहाँ पे वैकेंसी है, डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी और जेएसए। तो यहाँ पे अब आप समझेंगे कि देखो, ये कि जैसे आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेड ए की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, और आपको चॉइस देनी है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के लिए, या फिर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए। अगर यानी कि इन मंत्रालय में आपको चॉइस देनी है, इन मंत्रालय के लिए डीईओ की जो पोस्ट होती है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास तो होती है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक कंपलसरी क्राइटेरिया रखा जाता है कि यहाँ पे आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए विद मैथमेटिक्स। आप तब ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डीईओ के में फॉर्म अप्लाई करते हैं और इन मिनिस्ट्री का ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए। अगर आप इन्हें नहीं करते हैं तो आप सिंपल 12th पास हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप एलडीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जेएसए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डीईओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 12th पास से सब्जेक्ट का, परसेंटेज का कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया 3-4 मिनिस्ट्री हैं, अगर इनके लिए अप्लाई करेंगे तो इनके लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया ऐड हो जाता है कि साइंस स्ट्रीम होना कंपलसरी है। बाकी का नॉर्मली आप 12th पास हैं या फिर अपियरिंग में हैं और फाइनल मतलब आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं अभी रिसेंटली, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि 1 अगस्त 2024 तक आपके पास पासिंग के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। भले ही आपने अभी एग्जामिनेशन दिए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है एज क्राइटेरिया के। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो बहुत ही बढ़िया एज क्राइटेरिया होता है 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल होता है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट के साथ 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट के साथ आप 32 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उम्र की जो गणना की जाएगी 1 अगस्त 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, तो इसी दिन आपकी जो उम्र होनी चाहिए न्यूनतम और अधिकतम, इसी से आपकी काउंट की जाएगी। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया। इसके बाद बात आती है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले इसका होता है टायर 1, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसी के बेसिस पे आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। टायर 2 को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी टायर 2 जब आपका हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि ये पोस्ट आपकी एलडीसी, जीएसए और मैंने आप सभी को बताया डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर के, तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी कि आपसे टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। तो टाइपिंग आप सभी को इसके लिए आनी चाहिए, और टाइपिंग बढ़िया लेवल की यहाँ पे होती है। इसके बाद फाइनल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इन 4 फेसेस में आपकी भर्ती हो जाती है कंप्लीट। अगर मैं बात करूं टायर 1 की, तो देखो टायर 1 का यहाँ पे सिलेबस हम देख लेते हैं, जिससे कि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस यहाँ पे टायर 1 का सिलेबस आपका रहेगा, ये जो पेपर होता है टायर 1, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कम से कम इतने नंबर होने चाहिए, बाकी का इसी के बेसिस पे मेरिट बनती है, और टायर 2 के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपकी मेरिट बनेगी, तो मेरिट में इस वाले टायर का कोई भी सीन नहीं रहेगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो टायर 2 के बेसिस पे ही बनती है, उसी के नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। ये वाला जो एग्जामिनेशन होता है केवल आपको टायर 2 के लिए क्वालिफाई करवाता है, ठीक है। सीधा सा मतलब इसका ये है। ये जो टायर 1 होता है टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका पहला सेक्शन है, नंबर 2 है जनरल इंटेलिजेंस, नंबर 3 है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स आपकी देखी जाती है, नंबर 4 आपका होता है जनरल अवेयरनेस। हर एक सेक्शन में आपको 25-25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसके लिए जो टाइम अलॉट किया जाता है 60 मिनट आपको अलॉट किया जाता है। साथ ही में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, वो होती है 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। गलत उत्तर देते हैं तो हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.50 यानी आधा अंक आपका काट लिया जाता है। ये होता है टायर 1। इसके बेसिस पे यहाँ पे फिर मेरिट बनती है, और मेरिट के अकॉर्डिंग जो बच्चा क्वालिफाई करता है वो देता है टायर 2। टायर 2 का सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये आपका टायर 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप सभी को ये सिलेबस भी एकदम से क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेशन 1 आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि टोटल 2 घंटा 15 मिनट का होता है। सभी का यहाँ पे अलग अलग टाइम आप सभी को दिया गया है, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को क्या है कि सेशन 1 में 3 सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला सेक्शन है इसके लिए 1 घंटा, दूसरा सेक्शन है उसके लिए 1 घंटा, तीसरा सेक्शन है उसके लिए 15 मिनट। अभी ये जो आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब आप समझिए कि जैसे आप सभी का जो यहाँ पे सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा मॉड्यूल 2 जो रहेगा, इसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 30। यानी कि जो आपका सेक्शन 1 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाने हैं 60, जिसके लिए आपको 180 नंबर दिए जाएंगे। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, जिसके लिए 1 घंटा आप सभी को दिया जाएगा। फिर इसके अलावा आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 में आपको 2 मॉड्यूल देखने के लिए मिलेंगे। पहले मॉड्यूल में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और मॉड्यूल 2 में आपको जनरल अवेयरनेस के देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपके इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से टोटल आपके सेक्शन 2 में भी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी 180 नंबर आपको टोटल सेक्शन 2 में दिए जाएंगे। इसके लिए भी आपको यहाँ पे 1 घंटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा आपको टोटल मिलने वाला है हर एक सेक्शन के लिए। यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, तो दोनों सेक्शन के लिए 1-1 घंटा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये टोटल 4 सब्जेक्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। पहले सेक्शन में 2 सब्जेक्ट, दूसरे सेक्शन में 2 सब्जेक्ट। इसके अलावा सेक्शन 3 जो आता है, सेक्शन 3 में केवल 1 मॉड्यूल होता है, और इसमें आपका क्या है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल आपको पूछा जाता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 15, हर एक के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, और 45 नंबर का आपका ये मॉड्यूल रहता है।
अब इस सेक्शन 3 की जो खास बात होती है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसके जो नंबर होते हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, केवल आपको इसे क्वालिफाई करना है। आप क्वालिफाई कर गए, बात खत्म हो गई। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, टायर 2 के जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है। यानी कि देखो सेक्शन 1 आपका कितने नंबर का 180 और सेक्शन 2 भी कितने का है 180, यानी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी 360 मार्क्स में से 360 नंबर में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है इन चारों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आप सभी का यहाँ पे क्लियर हो गया। बाकी का देखो क्वालिफाइंग वाला भी क्राइटेरिया मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो आपका सेक्शन 3 रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का, इसमें कितने नंबर आपको लेके आने होते हैं। यहाँ पे अब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लो, तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए टायर 1 में, तो टायर 1 में 2 सेक्शन है आप सभी को पता है, और दोनों सेक्शन के लिए आप सभी को क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं। इसी के साथ जो मॉड्यूल 1 रहने वाला है सेक्शन 3 का टायर 2 का, तो टायर 2 का आप सभी को सेक्शन 3 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा मॉड्यूल 1, जिसका कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जनरल कैटेगरी को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 25% और ऑल अदर कैटेगरी को 20% मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 4.5 नंबर तो आपको यहाँ पे 4.5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, यहाँ पे 3.75 क्वेश्चन आपको करने हैं, और यहाँ पे आपको कितने करने हैं 3। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे टायर जो 2 रहेगा इसका सेक्शन 3 जो रहने वाला है कंप्यूटर नॉलेज, उसमें आपको केवल 5 क्वेश्चन सही यहाँ पे होने चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 4 क्वेश्चन और बाकी का अदर कैटेगरी के लिए 3 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो आप ये वाला जो सेक्शन है वो आप क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी का जो टायर 1 है, टायर 1 में तो आप सभी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो बता ही दिए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी का फिर यहाँ पे मेरिट बनती है, यानी कि मिनिमम इतने नंबर पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, बट कम से कम इतने होने चाहिए तभी आपकी कॉपी चेक होगी। ये चीज आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप सभी का सिलेबस हो गया, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। इसके अलावा फिर आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी है, उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को समझनी होंगी। देखो डीईओ वाली जो वैकेंसी है, मैंने आप सभी को बताया था कुछ मिनिस्ट्री के लिए होती हैं, जो 3-4 मिनिस्ट्री हैं, अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आप सभी से 12th में साइंस स्ट्रीम मांगी गई है, अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए अलग स्किल टेस्ट होता है, और उसके अलावा जो आप अप्लाई करते हैं उसके लिए अलग टेस्ट होता है। बाकी का एलडीसी और जीएसए के लिए स्किल टेस्ट अलग होता है। अब आप समझो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो मिनिस्ट्री वाली पोस्ट है उनके लिए आप अप्लाई करते हैं, जिसमें कंज्यूमर वाली आप सभी को दे रखी है और कैग वाली दे रखी है, उसके लिए जो आप सभी की स्पीड होनी चाहिए वो 50 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। अगर आप वहां पे देखेंगे तो आप सभी को बोला गया है 15,000 की डिप्रेशन आप सभी को बोला जाता है 1 घंटे में, और इसे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा आपको 300 से डिवाइड देना होता है। 300 से डिवाइड अगर आप दोगे तो यहाँ पे आप सभी की जो स्पीड निकल के आ जाएगी वो 50 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 50 वर्ड पर मिनट की, डेटा एंट्री ऑपरेटर कैग वाली जो मिनिस्ट्री वाली पोस्ट है उसके लिए होनी चाहिए। ये स्पेशल कैटेगरी है क्योंकि यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसीलिए इसका क्राइटेरिया भी अलग है। बाकी का अगर मैं बात करूं डेटा एंट्री ऑपरेटर मिनिस्ट्री को छोड़ के अगर बात आती है तो यहाँ पे लगभग 26-27 की स्पीड होनी चाहिए। 26.66 की बात आती है तो 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप मान लो, 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप सभी की यहाँ पे होनी चाहिए। तो इतनी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो मांगा जाता है शायद वो 10,000 या 9,000 लगभग आपका की डिप्रेशन यहाँ पे मांगा जाता है, आई थिंक 10,000 के आसपास शायद, या 8,000, हाँ सॉरी 8,000 की डिप्रेशन आप सभी का मांगा जाता है 1 घंटे के हिसाब से। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे यहाँ पे 300 से, तो 300 से डिवाइड करने के बाद 26 प्लस यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आती है जो कि आपकी स्पीड रहती है। बाकी का अगर मैं बात करूं एलडीसी और जीएसए के लिए, इसकी जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड देखो अगर आप हिंदी में टाइपिंग देते हो तो हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, यानी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हो तो इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको की डिप्रेशन देखने के लिए मिलेंगे 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, और साथ ही में अगर आप हिंदी में देखेंगे तो 9,000 की डिप्रेशन पर आवर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 10,500 में अगर आप डिवाइड देंगे 300 से तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 35, और 9,000 में देंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 30। अब मैं ये डिवाइड क्यों दिलवा रहा हूं, तो देखो मैं आप सभी को बता दूं कि पहली बात तो यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, हम पर मिनट की स्पीड निकाल रहे हैं WPM, यानी वर्ड पर मिनट यहाँ पे स्पीड हमें निकालनी है। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड दे देंगे, बाकी का
5 लेटर से मिलके एक शब्द बनता है, तो ये हमने कर लिया है, जिसकी वैल्यू 300 निकल के आती है। तो जो की डिप्रेशन दे रखा है उसमें डिवाइड दे देना है, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो सभी की मैंने सेपरेट आपको बता दी है। बाकी का देखो, अगर आप मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं तो इतनी स्पीड चाहिए, नॉर्मली डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 27 की स्पीड, एलडीसी जीएसए के लिए हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन फीस की, तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, केवल उन्हीं को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होती है, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन सभी के लिए फ्री होता है, केवल इन्हीं 3 कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। इसके अलावा अप्लाई डेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, जिसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जहां पे आप अगर कैलेंडर देखेंगे तो 2 अप्रैल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2024 इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप कैलेंडर भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। आप सभी के लिए बेस्ट जॉब रहती है, ग्रुप सी की पोस्ट आप सभी को मिल जाती है। एलडीसी से जब आप प्रमोट होते हैं तो यूडीसी पे आप चले जाते हैं, लगभग 5-6 साल के बाद आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है। बहुत ही बढ़िया जॉब है, ऑल ओवर इंडिया में जितनी आपकी मिनिस्ट्री है सभी मिनिस्ट्री में आप क्लर्क की पोस्ट पे तैनात हो सकते हैं। आई होप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।